हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जॉन डन की एक फेमस मेटाफिजिकल पोएम जिसका नाम है द कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन के अंदर जितनी भी मेटाफर, पैराडॉक्स या रिलीजियस इमेजरी का जॉन डन ने यूज किया है उसके बारे में भी हम जानेंगे, बट हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो है 200 वर्ड्स का आंसर, जो कि एलटी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम इसको इसको फोकस करते हुए एक आंसर को डिटेल में जानेंगे। बट बेसिकली अगर आप देखते हैं कि जॉन डन के पोएम्स के अंदर जो भी मेटाफिजिकल एलिमेंट्स आते हैं, कंपैरिजन करना, कॉन्ट्रास्ट है, बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी को, डिसिमिलर चीज़ों को सिमिलैरिटी में लाना है, तो इस पोएम के अंदर जो सबसे बड़ी डिसिमिलर चीज़ है वो ये है कि एक प्राइवेट लव अफेयर को इन्होंने कैनोनाइज्ड कर दिया। यानी एक ऐसा स्टेचर ला दिया जो कि रिलीजियस एक सिंबल है, रिलीजियस एक स्टेचर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब भी किसी को सेंटहुड की उपाधि दी जाती है, उसे कैनोनाइज्ड किया जाता है, एक प्रोसेस के तहत उसकी लाइफ को सेक्रेड बनाया जाता है, इटर्नल बनाया जाता है, ताकि लोग हमेशा याद रखें। मीनिंग ऑफ कैनोनाइजेशन in Christianity, canonization is the official process by which the church declares the deceased person a saint। अब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कैनोनाइजेशन एक जो है ऑफिशियल प्रोसेस होता है, जो कि चर्च डिक्लेयर करता है किसी भी डिजीज यानी जिसकी डेथ हो चुकी है उस पर्सन को वो सेंट डिक्लेयर करता है। तो ये एक प्रोसेस के तहत होता है, काफी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि वंस कैनोनाइज्ड, एक बार अगर व्यक्ति कैनोनाइज्ड हो गया, द पर्सन्स नेम इज एडेड टू द चर्च ऑफिशियल लिस्ट कैनन। अब इस कैनन से कैनोनाइजेशन बना है, ध्यान दीजिएगा कि कैनन से कैनोनाइजेशन बना है, क्योंकि एक लिस्ट तैयार होती है ऐसे लोगों की, ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने रिलीजन के क्षेत्र में काफी नाम किया है, काफी कुछ उसको सर्विस दी है। तो उस चर्च के ऑफिशियल लिस्ट की जो बनती है उसको कैनन कहते हैं, और जो व्यक्ति का नाम होता है उसको कैनोनाइज्ड किया जाता है ऑफ सेंट्स, यानी उसको एक तरह से संत की उपाधि मिलती है। द कोर मेटाफिजिकल कंसीट लव एज सेक्रेड। अब यहाँ पे मेटाफिजिकल जो कंसीट की बात हो रही है कि लव को इन्होंने सेक्रेड बताया है, ट्रांसफॉर्मेटिव बताया है कि प्यार जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, यानी एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि सिंपल टू सेक्रेड, जिसको कहते हैं कि अगर कोई चीज सिंपल है तो वो सेक्रेड भी हो सकती है। अगर एंड डिफाइन वर्ल्ड्स कंसर्न ऑल सेंट्रल टू डन्स पोएम। और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कैनोनाइजेशन, जो जॉन डन्स द कैनोनाइजेशन इज अ मेटाफिजिकल पोएम। एक बहुत ही सिंपल सा, जाहिर सी बात है, अगर आप शुरुआत करते हैं किसी भी आंसर फॉर्म को फॉर्म करने की, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में देनी होती है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत ही बॉम्बास्टिक वर्ड का यूज करके या किसी तरह की प्रोवर्ब का यूज करके आप अपने आंसर को तैयार करते हैं या इंट्रोडक्शन को तैयार करते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। बट आप क्रिटिकल एनालिसिस अगर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको बेसिक से शुरुआत करनी है कि भाई जॉन डन है और उन्होंने एक पर्टिकुलर पोएम लिखी जिसका नाम है कैनोनाइजेशन, और ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, इसको आपको बताना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दैट, अब ये मेटाफिजिकल पोएम जो है ये क्या बताती है, दैट सेलिब्रेट्स, जो सेलिब्रेट करती है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव एंड डिफेंड इट अगेंस्ट सोसाइटल क्रिटिसिज्म। ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर जो है एक लव जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में है, और वो क्या करता है कि अपने को डिफेंड करता है, यानी जितनी भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम उसके सामने आती हैं, सोसाइटल प्रेशर्स हैं, लोगों की बातें, तरह तरह की बातें जो होती हैं, उसको वो कैसे डिफेंड करता है, क्योंकि अगेंस्ट सोसाइटल क्रिटिसिज्म। अब जाहिर सी बात है, सोसाइटी हमेशा क्रिटिसाइज करती है ऐसी चीजों को जो कि उसके अगेंस्ट में हो, क्योंकि हर सोसाइटी का अपना एक ईगो होता है, हर सोसाइटी की अपनी एक वैल्यू होती है, जो कोर वैल्यू लेके सोसाइटी चलती है। अगर उस वैल्यू को या उस ईगो को कोई हर्ट करता है तो सोसाइटी उसे ऑब्जेक्ट करती है, उसे क्रिटिसाइज करती है, और एग्जैक्टली जॉन डन ने इस पर्टिकुलर पोएम द कैनोनाइजेशन में ये चीज दिखाई है। द स्पीकर, अब यहाँ पे स्पीकर कौन है, वो लवर, यानी जो मेल एंड फीमेल हैं, तो ये पर्टिकुलरली वो अपनी बात करता है। स्पीकर क्या कहता है, बिगिंस बाय रिजेक्टिंग द वर्ल्ड्स जजमेंट। अब दुनिया के जो बिगिनिंग ऑफ द पोएम है, जो फर्स्ट लाइन है, वो यही कहती है, जिसमें स्पीकर रिजेक्ट करता है कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। यही अपनी जितनी बातें हैं तुम सारी बातें चुप कर जाओ, यानी एक तरह से शांत हो जाओ, और लेट मी लव, ये उसका असर्शन है, यानी वो चीजों को रिक्वेस्ट फॉर्म में कहता है, भगवान के नाम पे चीजों को बताता है कि कम से कम उनके नाम से चुप हो जाओ अगर मेरी बातें न समझ में नहीं आ रही है। asserting that his love harms no one, और ये बताता है कि मेरा जो प्यार है या लव है वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, यानी किसी का बुरा नहीं कर रहा है। ही कॉन्ट्रास्ट, अब वो क्या अपनी बातें जो है उसको लॉजिकली प्रूव करता है, कहता है
लव्स हार्मलेसनेस, यानी कि प्यार जो है वो हार्मलेस है, यानी वो किसी को पर्टिकुलर व्यक्ति को या सोसाइटी को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा रहा विद वर्ल्डली वायलेंस। और ये भी वो डिफेंड करता है कि दुनिया में जो और भी चीजें ऐसी हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, जो हार्म पहुंचाती हैं, वो क्या है? सोल्जर्स और उनके वॉर्स, यानी कि जो वॉर है एग्जैक्टली इससे लोगों को हार्म होती है, सोसाइटी हार्म होती है, लोग मरते हैं। तो इस तरह जो है एक पेन एंग्विश या एक ऐसी chaotic सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो वो अपने को करता है अपने को डिफेंड करते हुए बताता है कि मेरे इस लव से या लव अफेयर से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, वो अपनी बातों को करता है, बल्कि किससे नुकसान है? और सोल्जर फाइंड्स वॉर, क्योंकि सोल्जर जो है वॉर में लड़ते हैं, तो इससे हार्म होता है। लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल, अब लॉयर्स क्या करते हैं? उन्हें चाहिए मुकदमे चाहिए, क्योंकि अगर झगड़े होंगे, चाहे दीवानी के हों चाहे कलेक्ट्री के हों, तो लोग जो है जाते हैं। तो इससे क्या है? सोसाइटी हार्म होती है, सोसाइटी के अंदर झगड़े होंगे, लोग मारा पीटी करते हैं, तब जाके जो है वकील के पास जाते हैं। तो लॉयर खोजता है ऐसे लोगों को, और सोल्जर जाहिर सी बात है वो वॉर में लड़ेंगे ही, तो दोनों से नुकसान है सोसाइटी का। लिटिजियस मैन का मतलब होता है ऐसे जो विवादित चीजें होती हैं उन को वो लॉयर्स खोजते हैं। विच क्वारल्स मूव, जो कि मूव करता है, क्वारल्स को मतलब झगड़े को मूव करता है, यानी खत्म करता है। एम्फेसाइजिंग दैट ट्रू लव कॉजेज नो रियल डैमेज, और ये बताता है लवर, जो स्पीकर भी है और लवर भी है, कहता है कि ट्रू लव जो है वो सच में किसी तरह का डैमेज नहीं करता है, ऐसा जॉर्डन कह रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप अपने आंसर में दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कौन कौन सी चीजें इस पोएम के अंदर हैं। द पोएम एम्प्लॉयज मेटाफिजिकल कंसीट, अब जाहिर सी बात है जॉन डन मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करते हैं टू एलिवेट लव, ताकि वो लव को एलिवेट कर सके, मतलब एक तरह से एक ऐसी पोजीशन पे ले जा सके जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। डन कंपेयर्स लवर्स, अब डन ने क्या क्या कंपेयर किया है, क्योंकि बिना कंसीट, कंसीट का मतलब होता है कि तुलना करना, चीजों को ऐसे तरीके से दिखाना जो कि डिसिमिलर हो लेकिन वो कहीं ना कहीं सिमिलर हो। अब यहाँ पे डन ने कंपेयर क्या किया है? लवर्स टू कैंडल्स, यानी प्यार करने वालों को एक कैंडल्स की तरह यूज किया है या बताया है। अब कैसे ये चीजें उन्होंने कंपेयर किया है इसको भी जानने की जरूरत है। कैंडल्स क्या करता है? उसका काम क्या है? जलना। वो जब तक जलता रहता है, जब तक उसके अंदर पावर है, जब तक वो जल सकता है। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको उससे अट्रैक्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं? उसके पास घूमते हैं। जैसे दिवाली के समय में अक्सर हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन बनती है, तो वो एक तरह सिंबॉलिकली वो बताते हैं कि ये जो फ्लाइज हैं वो आते हैं उसके पास और वो जल के मर जाते हैं, यानी वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं वहां, वो अपने को डेथ भी कर जा रहे हैं। तो लवर्स टू कैंडल दैट बर्न देमसेल्फ आउट, एक तरह से ये तो ये जो टैपर्स हैं, टैपर्स का मतलब कैंडल्स यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये एक फ्लाइज की तरह है जो उसे अट्रैक्ट भी होते हैं, वो खुद से ही मर जाते हैं, यानी वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो खुद अपनी डेथ कर लेते हैं, लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। तो कह रहे हैं वी मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल की बात हो रही है, लवर एंड बिलवेड की बात हो रही है। वी आर टैपर्स, कहते हैं हम लोग तो कैंडल की तरह हैं, टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई, और हम खुद ही मर जाते हैं, हम खुद ही अट्रैक्ट होते हैं उस कैंडल के तरफ, और हम क्या करते हैं? खुद ही मर जाते हैं। जैसे एक फ्लाइज जो है कैंडल की तरफ, उसके फ्लेम की तरफ अट्रैक्ट होता है और मर जाता है। एंड टू अ फिनिक्स, और फिनिक्स जो है एक बर्ड है, एक मैथोलॉजिकल बर्ड है, और फिनिक्स के बारे में एक जो रिडल है कह सकते हैं, एक पहेली है, जिसमें कहा जाता है कि उसके अंदर दोनों सेक्स हैं, यानी मेल और फीमेल भी है, और वो जब वो मरती है, ये बर्ड मरती है, तो क्या होता है? जल जाती है और उससे राख बनती है, उसी राख से ये फिर पैदा हो जाती है। तो एक रिडल है, एक पहेली के समान है। तो कह रहे हैं कि हम लोग फिनिक्स के समान हैं, यानी हम लोग यूनिसेक्स के समान हैं। द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, और कहते हैं कि हम कुछ इस तरह ही हैं, यानी कि हम मरते भी हैं और फिर हम जाग भी जाते हैं, यानी कि फिर से हमारा जन्म भी होता है। तो लवर को इन्होंने, अपने प्यार को इन्होंने फिनिक्स से कंपेयर किया है, इस पर्टिकुलर बर्ड, ये जो मैथोलॉजिकल बर्ड है उससे इन्होंने अपने को कंपेयर किया है। दीज इमेजेस सिग्निफाई सेल्फ सेक्रीफाइस, और कहीं ना कहीं ये इमेजेस जो हैं सेल्फ सेक्रीफाइस को, यानी कि एक तरह से जो एक बलिदान है, खुद का बलिदान दे रहा एक लवर जो है, उसकी बातें कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेटिव लव दैट ट्रांसेंड ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ये तरह इस तरह वो एक साधारण अनुभव को एक बहुत ही विशाल और एक तरह से महान अनुभव में वो कन्वर्ट कर रहा है विद एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कहते हैं कि द फाइनल स्टेंजाज हाईलाइटिंग पोइट्री एज इमोर्टलाइजेशन। अब यहाँ पे जो फाइनल स्टेंजा है पर्टिकुलर पोएम का, यानी द कैनोनाइजेशन का,
इसमें इन्होंने तो अपने को इमोर्टलाइज कर दिया है। अभी तक तो इन्होंने अपने को कंपेयर किया था टैपर से यानी कैंडल से, फिर इसके बाद फिनिक्स बर्ड से कंपेयर किया, लेकिन लास्ट के स्टेंजास में इन्होंने अपने को इमोर्टलाइज कर दिया यानी अमर कर दिया। अब वो क्या कहते हैं, ये इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर की ये लाइन है, वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रिटी रूम्स। अब कहते हैं कि जब दुनिया से हम थक जाएंगे, जब हार जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वी विल बिल्ड अ सोनेट। सोनेट का मतलब यहाँ पोएम से है कि हम अमर हो जाएंगे और हम हमारे बारे में कवि यानी पोएट जो हैं लिखा करेंगे। कहते हैं एंड बाय दीज हाइम्स, यानी जो हाइम्स लिखी जाएंगी, जो कविताएं या गीत लिखे जाएंगे, ऑल सेल अप्रूव, और ये सारी चीजें अप्रूव करेंगी यानी एक तरह से सिद्ध करेंगी कि अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, कि हम लोग जो है प्यार की खातिर क्या हो गए, कैनोनाइज्ड हो गए, यानी कि अमर हो गए, एक तरह से हमारा नाम हो जाएगा। जैसे रिलीजन में कैनोनाइज्ड होना मतलब सेंट की उपाधि प्राप्त करना होता है, वैसे ही हम प्यार में एक सेंट की उपाधि हमें मिलेगी। क्योंकि जब तक हम लोगों की बातें रहेंगी, जब तक हमारी कहानियां रहेंगी, तब तक कवि और जो लेखक हैं वो हमारे बारे में लिखते रहेंगे, वो सोनेट्स की तरह मतलब हमारे पोएम की तरह यूज करते रहेंगे। सोइंग दैट लवर्स अचीव अ स्पिरिचुअल एंड लिटरेरी सैंक्टिटी, यानी कि एक समय आएगा जब ये लवर्स जो हैं वो एक स्पिरिचुअल कैटेगरी में चले जाएंगे, और एक तरह से लिटरेरी सैंक्टिटी यानी कि लिटरेचर में उनकी काफी पवित्रता होगी, यानी सैंक्टिटी होती होगी। कंक्लूजन के तौर पे कुछ क्रिटिक जिनके अपने क्या व्यूज हैं, क्रिटिक सच एज हेलन गार्डनर, जो कि जॉन डन पे एक बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं, रिगार्ड द पोएम एज एन आयरॉनिक सेलिब्रेशन ऑफ लवर्स लव्स स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली ट्रायम्फ। अब इन्होंने क्या कहा है कि एक आयरॉनिक सेलिब्रेशन है, ये जो पर्टिकुलर पोएम है जॉन डन की द कैनोनाइजेशन, एक आयरॉनिक सेलिब्रेशन है किसपे, लव्स स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली ट्रायम्फ, यानी कि प्यार के एक स्पिरिचुअलिटी पे, उनके इंपॉर्टेंस पे, एंड वर्ल्डली ट्रायम्फ कि दुनिया में जितनी चीजें हुई हैं उनके उनको उन्होंने जीत लिया है। जितने भी क्रिटिसिज्म हुए, जितने भी लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई, तो सबको उन्होंने हरा दिया और एक तरह से उनकी विजय हुई। नोटिंग दैट डर्म्स ब्लेंडिंग ऑफ विट इंटेलेक्ट एंड डिवोशनल इंटेंसिटी, यानी एक तरह से जॉन डन ने अपने विट का यूज करके, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके और डिवोशनल इंटेंसिटी का यूज करके इन्होंने एक सिंपल लव स्टोरी को कैनोनाइजेशन के बराबर ला दिया। थ्रू ह्यूमर इंटेलेक्ट एंड विविड कंसीट्स, जो भी कुछ ह्यूमरस चीजें, कुछ इंटेलेक्चुअल चीजें, कुछ कंसीट का यूज करके, द कैनोनाइजेशन असर्ट्स दैट लव इज सेक्रेड। और अंत में अगर आप इस पर्टिकुलर पोएम का कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, जो एक बेहतरीन कंक्लूजन हो सकता है, वो ये कि लव जो है सेक्रेड है, इटर्नल है एंड वर्ल्डली ऑफ लिटरेरी इमॉर्टैलिटी, कि लव जो है सेक्रेड हो सकता है, इटर्नल भी हो सकता है, और वर्दी ऑफ लिटरेरी इमोर्टैलिटी, यानी कि लिटरेचर के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है जो कि इमोर्टलाइज हो जाए। आज के पोएम आने वाले कई सालों तक जो भी पोइट्री या कविताएं लिखी जाएंगी, वो सारा कुछ उनका सब्जेक्ट होगा, यानी एक तरह से थीम बनाकर उनके ऊपर कविताएं लोग लिखेंगे, उन्हें अमर बना देंगे। तो ये इस पर्टिकुलर पोएम का जो एक कोर थीम है, जो कि इस 200 वर्ड्स में या एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस मैंने किया। आई होप कि ये 200 वर्ड का जो क्रिटिकल एनालिसिस द कैनोनाइजेशन का मैंने किया, ये आपको पसंद आएगा, और इस तरह की और भी जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।